नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज भी हमेशा की तरह मेरे पास 3 ही खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर जो है वो तो जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत जो है वो गिरने वाली है, बल्कि मैं तो कहता हूँ गिरा ही चाहती है, किसी भी वक़्त गिर ही ना जाए कहीं। तो वो जनाब भूचाल जो है वो किस तरह से आया कि हमारे जो हर दिल अज़ीज़ तैमूर सलीम झगड़ा साहब हैं, वही जिन्होंने इमरान खान साहब के लिए कहने पर खत लिख दिया था आईएमएफ को कि पाकिस्तान में जो है वो आप बेड़ा गर्क कर दें, सब चीज़ें तो जो है वो तबाह कर दें, पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलना चाहिए, पाकिस्तान की कोई जो है वो क्या कहते हैं इनको देने की जरूरत नहीं है, कर्जा शर्जा इनके पास तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि इनको केपी वाले देंगे नहीं, और लिहाजा आपकी जो हम कह रहे हैं बस आप वैसे करें। तो वही वाले जो तैमूर झगड़ा साहब हैं, उन्होंने एक अदद उनके नाम से एक स्टेटमेंट जारी हुई आज, और उसके अंदर ये कहा गया कि मेरा जो है वो फड्डा हो गया है विद ये हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी हरदिल अजीज हैं, खैर अली अमीन गंडापुर साहब। तो उनके साथ मेरा फड्डा हो गया क्योंकि उन्होंने मेरे से मांगे थे पैसे और मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया, और इस पैसे ना देने की वजह से अब मुझे जो है वो नहीं दिया जा रहा है जो मेरा हक है, और वो हक ये है कि मुझे वजारत मिलनी थी, मुझे वजीरे खजाना बनाया जाना था, लेकिन मेरे से 20 करोड़ रुपए मांगे अली अमीन गंडापुर ने, और जब मैंने नहीं दिए तो उन्होंने मेरे से कह दिया कि जी अब आपको हम नहीं बनाएंगे, और उनकी जगह फिर किसी और को, वो जो आपने देखा है मुजम्मिल असलम साहब जो कि आज उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हर वजीर जो है वो 10-10 करोड़ रुपए देकर वजारत हासिल करने को कह रहा है, पार्टी फंड और इमरान खान के कानूनी मामलात के नाम पर तमाम वजरा से चंदा लिया गया, जिसने चंदा नहीं दिया उसका नाम फाइनल नहीं हुआ। कुछ दोस्तों ने बताया 10 करोड़ के बदले वजारत की मुद्दत 1 साल, जबकि 15 करोड़ के बदले 2 साल होगी, और हर 2 साल बाद पार्टी फंड में चंदा देकर रिन्यूअल करवाना होगा। अफसोस हुआ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भत्ताखोरों के हाथ में दे दी गई है, ये हुकूमत 6 माह की मेहमान है, ज्यादा नहीं चलेगी। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको बात बताई है ये मुकम्मल तौर पर झूठ है। तैमूर खान झगड़ा साहब जो हैं उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। एज मच एज आई डिस्पाइज दिस मैन फॉर दैट लेटर, जो कि मैं पहले भी इजहार कर चुका हूं, असल में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये फेक न्यूज थी, सारा दिन ये चलती रही, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर से खड़े होकर की, और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये जो कुछ भी बोला जा रहा है ये झूठ है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, कोई साबित नहीं कर सकता, ना मैंने ऑन द रिकॉर्ड ना ही ऑफ द रिकॉर्ड मैंने कभी कोई ऐसी बात की है। जिस किसी ने भी ये फैलाया है वो आकर दिखा दे, और उसकी वजह जो है ये किया इसलिए गया कि मुझे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाइयां करवाने की कोशिश की जा रही है, और वो चाहते हैं कि हमारे दरमियान जो फिशर्स हैं उनको वो इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से ये हरकत की गई है। अदरवाइज मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, विच इज मेरा ख्याल है कि यहीं पर ये बात खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने सारा दिन इसको शेयर करते रहे, इवन प्रोग्राम्स हो गए हैं इसके ऊपर, टीवी चैनल के ऊपर जो है वो खबरें चल गई हैं, लेकिन किसी ने जो है वो इसको मुनासिब नहीं समझा कि तैमूर झगड़ा जो है उनका भी वर्जन जो है वो चला देते। तो मैंने सोचा कि हम तो आपके सामने हकायक रखेंगे ही, ये झूठ है कि ऐसी कोई बात की गई है। दूसरी खबर की तरफ हम चलते हैं जनाब। उससे पहले मैं थोड़ा सा, वो बाय द वे मैं कोई तैमूर खान झगड़ा साहब की बात कर रहा हूँ, मगर जो मतलब हकीकत है वो उसे कोई नजर नहीं चुरा सकता, जो आज अली अमीन गंडापुर साहब ने, वो मुजम्मिल असलम साहब जो हैं वो बड़े मशहूर आदमी हैं, वो भी हरदिल अजीज है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने साथ बिठाकर, उसके अंदर उन्होंने कहा कि पंजाब और मतलब बेसिकली वफाकी हुकूमत, उन्होंने वफाक की बात की, पंजाब की बात नहीं की। उन्होंने कहा वफाक जो है उसने हमारे पैसे देने, वो पैसे जो है वो हमें वो दे दें, और उसको उसको काट लें और डिडक्शन कर लें, और हमारे जो पैसे उन्होंने पहले से देने हैं, और हमारे जो सूबा है उसके अंदर यूनिट जो है वो सस्ता कर दे बिजली का, और बिजली सस्ती यूनिट वो देंगे तो फिर उसके बाद जो है वो जो भी पैसे वहां से होंगे वो डिडक्शन कर ले। ये एक ऐसे सूबे का वजीर आला है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो कि अब से चंद माह पहले डिफॉल्ट के दहाने पर था। इस सूबे का ये कहना था कि ये 400 अरब रुपए जो है हमारे वाजिबुल अदा हैं वफाक की जानिब, जो कि एक्स फाटा मर्जर के बाद हमें मिलने थे। इसके अलावा कुछ मजीद पैसे हैं जो कि हाइडल का एक हिस्सा जो है वो उससे जो बिजली पैदा होती है उससे जो हिस्सा मिलता है वो खैबर पख्तूनख्वा को जाता है, वो नहीं जा रहा। अच्छा, ये वन टाइम पेमेंट हो भी जाए तो ये कोई इतना बड़ा रकम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मतलब 400-600-700 मिलियन बनेगा, वो मिल जाएगा, मिलना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलना चाहिए, मगर उसकी वजह से मसाइल जो है वो हल नहीं हो जाएंगे। मगर इस मौके पर ये मामला उठाना और ये जो सारी इसके गिर्द जो एक कहानी बुनी गई है, बुनियादी तौर पर जो एक बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं हसन खान साहब, जो कि खैबर न्यूज़ के एक एंकर भी हैं और बड़े ही समझदार किस्म के एंकर हैं, मैं उनको बहुत फॉलो भी करता हूँ। तो उनके ट्विटर के ऊपर उन्होंने कुछ दिन पहले लिखा कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये कुछ अजीबो गरीब है, और इम्प्लाई
इम्प्लाई वो ये कर रहे थे कि जो मैंने समझा उनकी ट्वीट से, कि ये सेपरेशन के बीज बोए जा रहे हैं, ये ऐसी बातें हैं जो कि सेपरेशन के बीज बो सकती हैं। और ये जो कुछ अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, ये वाकईतन सेपरेशन के बीज बोने वाली बात है। मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो छोटी छोटी बातों पर अलार्मिस्ट किस्म की बातें करें, लेकिन दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही हैज सेड समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। सो आई थिंक कि ये एक बात बार बार इस तरह की होके बात बढ़ती चली जा रही है, एंड दिस इज रीचिंग अ पॉइंट वेयर आप ये लिटरली कह सकते हैं कि भाई ये जो बंदा है ये इस तरह की बातें करके, अब देखें ना, तमाम सूबों के पैसे देने होते हैं, वफाक ने हर वक्त देने होते हैं, वो पहले आ जाते हैं हिस्सा, फिर वो वापस चला जाता है, और कुछ ना कुछ वाजिबुल अदा होता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने की हुकूमत ने जितने कर्जे लिए हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं लिए गए। केपी गवर्नमेंट की हिस्ट्री में कभी इतने कर्जे नहीं लिए गए। मगर इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन, आपको पता है कि गवर्नेंस का पहले भी कोई बहुत अच्छा शानदार ताबनाक माजी नहीं है, चाहे जितनी भी वोट्स मिलते हो वो उसकी वजूहात जो भी हो, मगर कोई गवर्नेंस का कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जिसकी वजह से आप कहें कि यार ये जो जमात है ना, वो ये कहा जा सकता है कि अभी माजी में जिस तरह की हुकूमतें थी उसके मुकाबले में वो हो सकता है बहुत बेहतर हो। मगर ये जो हुकूमत है वो कोई बहुत अजीम जो है वो इनके ये जो बनाने खड़े होते हैं, इन्होंने कहा 350 डैम, वो पता नहीं कहाँ है वो 350 डैम, वो जो इन्होंने कहा कि हमने कर दिया है, ये मेट्रो बस बनाई है, उसके अंदर जितने बड़े बड़े स्कैम थे वो आज तक कंप्लीट नहीं हुई। कंप्लीट इसलिए नहीं हुई कि नैब के एक सरबराह हैं, थे, गुजरे हैं, जो कि वो सर से लेकर पांव तक चूमने वाले जो सरबराह थे, उन्होंने ये कह दिया कि जब ये प्रोजेक्ट खत्म होगा तब हम इसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे। तो वो आज तक इंक्वायरी इनिशिएट नहीं हो सकी क्योंकि वो प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं हो रहा, और उसके ऊपर कितने बड़े बड़े घपले। अच्छा, अब तो माशाल्लाह वो जो दो तीन लोग थे जो उसके बुनियादी तौर पर बेनिफिशरीज थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही छोड़ दी है। तो अब कभी कोई पूछेगा ही नहीं कि परवेज खटक की जो पीटीआई हुकूमत थी और जो महमूद खान की पीटीआई हुकूमत थी, उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए, क्योंकि वो पीटीआई छोड़ गए हैं और उनके ये प्रोजेक्ट्स थे। तो इवन इफ यू डू समथिंग, आपको पता लग भी जाए कि इसमें करप्शन हुई है, तो पीटीआई के खाते में नहीं जाएगी। एनीवे, अब ये गवर्नेंस ना करने के लिए फिर ये एक नया जो है वो तमाशा नया लगाया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की बातें करके माहौल को मजीद खराब करने से बेहतर है कि अपनी कारकर्दगी पर थोड़ा सा फोकस कर लें। पाकिस्तान के लिए और खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए सबसे बेहतर वो होगा। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उनके बारे में इतलात आ रही हैं कि ये अब बना दिए जाएंगे जनाब इंटीरियर मिनिस्टर, और इंटीरियर मिनिस्टर बनाने के लिए पहले इनको बनाया जाएगा सेनेटर। और इस बात पर दोनों जो बड़ी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो मुत्तफिक हो चुकी हैं। और जरदारी साहब का बच्चा, जिसको कहा जाता है सिंगल कोर्ट्स में, वो अब शहबाज शरीफ की काबीना में वजीर बनेगा। तो ये एक उसके लिए इंटीरियर मिनिस्टर, फिर अभी पीसीबी का चेयरमैन उनको थोड़े दिनों पहले लगा दिया था। पता नहीं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ पीसीबी के चेयरमैन ही रखेंगे या वो दोनों चीजें एक साथ साइमल्टेनियसली कैसे करेंगे। हो सकता है एक छोड़ दें दूसरी रख लें, कौन सी वाली रखेंगे, किसमें ज्यादा जो है वो परफॉर्मेंस का स्कोप है, मुझे नहीं पता। फिर उनको सेनेटर बनाया जाना, उनको केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाया जाना, फिर पीसीबी का चेयरमैन बनाया जाना, अब वजीर दाखिला का जो है वो, अभी फॉरेन मिनिस्टर के लिए भी कोई बात आ रही थी, फिर कोई पाकिस्तान का अमेरिका में सफीर लगाना है उसके लिए भी बात आ रही है। मैं कह रहा हूँ भाई, जो देना है एक दफा दे के हमें माफ कर दें, ताकि बाकी लोगों की भी नौकरियां लगे। पहले इतनी बेरोजगारी है, क्या सब की सब जो मुलाजमतें हैं वो तमाम खिदमत जो है वो मोहसिन नकवी साहब से ही करवानी है। मेरा ख्याल है कि उनको जो भी देना है एक दफा दे दें, और फिर उसके बाद स्टिक टू इट। उसके बाद ये ना हो कि यार अगला जब कोई अपॉइंटमेंट, कोई पोजीशन ओपन हो, तो यार ये भी नकवी साहब को ही पकड़ा देते हैं। मतलब नकवी साहब ने ऐसी कौन सी जो है वो चिल्ला काटा है जो हमें नहीं मिल रहा कहीं पर चिल्ला। मेरा ख्याल है कि ये भी हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए, मगर बहरहाल अगर उनको मिलती है तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे तो बहुत खुशी होगी। चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ जनाब, और वो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसके कानून के खिलाफ वो एक तरमीम लेकर आएंगे, और उस तरमीम के बाद केयर टेकर गवर्नमेंट का निजाम जो है वो खत्म हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर, विच इज अ ग्रेट डिसीजन। ये मैं आपको बताता चलूं कि 1985 में ये कानून जनरल ज़ियाउल हक ने बनाया था, और 1985 में उन्होंने ये कानून बनाने के बाद 1988 में जब उन्होंने पहला इलेक्शन करवाना था, तो उस वक्त ही उन्होंने अपने ही बनाए हुए कानून की, जो कि उनके ऑर्डिनेंस के जरिए, पीसीओ के जरिए आया है, वो उसी वक्त उन्होंने वायलेट कर दिया था। वो इस तरह से वायलेट किया था कि एक उन्होंने काबीना बनाई और उसके अंदर जुनेजो साहब को, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी हुकूमत को उन्होंने 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए बरतरफ किया। उसके अंदर वो तमाम लोग जो कि जुनेजो के करीब थे और जुनेजो साहब को निकाला और केयर टेकर गवर्नमेंट अनाउंस कर दी। उसमें तमाम वही वजीर थे जो कि जुनेजो साहब के वज़रा थे, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कोई अपॉइंट ही नहीं किया। अपॉइंट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो खुद एज प्रेसिडेंट उसके ऊपर जो है वो सदर बनकर बैठ गए थे।
फिर उसके बाद उनका हो गया इंतकाल। अच्छा, एक और भी उसके अंदर मजेदार बात है, वो ये है कि 1985 से 1988 तक चीफ मिनिस्टर पंजाब जो थे वो नवाज शरीफ साहब थे। तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो चीफ मिनिस्टर थे वो नवाज शरीफ साहब ही रहे। कोई पंजाब का चीफ मिनिस्टर ही नहीं अपॉइंट हुआ। खुद नवाज शरीफ साहब 85 से लेकर 88 तक चीफ मिनिस्टर रहे, फिर केयरटेकर गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर रहे। उसी इलेक्शन में उसी चीफ मिनिस्ट्री के दौरान वो इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते, और उन्होंने जो है वो 1988 से 1990 तक के लिए दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ये भी हमने एक मिरेकल्स होते हुए पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही होते हैं, तो वो भी हुए। अच्छा, अब जो उस वक्त कहा जा सकता है कि 1985 में, क्योंकि 2010 में जब 18th अमेंडमेंट हुई, तो तमाम सियासी जमातें जो थी वो इस हक में नहीं थी कि हम केयर टेकर सेटअप को खत्म करें, केयर टेकर गवर्नमेंट्स को खत्म करें। और उसकी बड़ी वजह कुछ भी हो सकती है, मतलब हो सकता है कि कुछ जमातें राजी ना हो सकता है कोई भी जमात राजी ना हो, लेकिन असल जो रीजन थी वो यही थी कि भाई 1977 में जिस तरह से इलेक्शन में रिगिंग हुई, अयूब खान साहब के जमाने में जो रिगिंग हुई थी फातिमा जिन्ना के खिलाफ, तो उसको देखते हुए ये सोचा गया हो कि भाई ये रिगिंग होती है यहाँ पर, तो इसलिए केयर टेकर सेटअप लगा दो। मगर अब केयर टेकर सेटअप की रिगिंग की इतनी हिस्ट्री बन चुकी है कि 2002 का इलेक्शन अंडर केयर टेकर सेटअप रिग हुआ, 1988 का इलेक्शन रिग हुआ, 1990 का इलेक्शन रिग हुआ, 93 का इलेक्शन रिग हुआ, 97 का इलेक्शन रिग हुआ, 2008 का इलेक्शन जो है उसको अभी मैंने 2-3 दिन पहले पिलडेट की, कल या परसों की बात है, मैंने पिलडेट की रिपोर्ट आपके सामने रखी है कि पाकिस्तान के पिछले 5-6 इलेक्शंस में 2002 का बदतरीन इलेक्शन था, 2008 का उसके बाद नंबर 2 पर आता है। दोनों इलेक्शंस के ऊपर रिगिंग के या बेजाब्तगियों के इल्जामात जो हैं वो अपनी जगह है। 2013 का बहुत बेहतर था, वो रिगिंग जो है वो उस वक्त भी पीटीआई ने पूरी जोर लगाया था कि ये बहुत ज्यादा रिग हुआ है। 2008 का जो है वो 2018 का जो इलेक्शन है वो 2013 के बाद सबसे मतलब आप कह सकते हैं कि बेहतर इलेक्शन था। 2008 के मुकाबले में जो है वो बहुत बेहतर इलेक्शन था, या 2 के मुकाबले में। और फिर 2018 का इलेक्शन जो है वो फिर से नीचे आया है मजीद। 2024 का इलेक्शन 2018 के मुकाबले में बुरा है। तो ये सारे के सारे इलेक्शन जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स के अंडर हुए हैं। मेरा ख्याल है कि आपने गवर्नमेंट के रहते हुए बगैर केयर टेकर लगाए आपने इलेक्शन करवाया, तो भी आपने रिगिंग करवाई, वो इसमें कोई शक नहीं है कि भुट्टो साहब के दौर में 1977 में जो पीएनए की तहरीक थी उसके अंदर कुछ बहुत अजीबोगरीब बातें हुई हैं। मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी का जो कैंडिडेट था, जो इसने भुट्टो साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ना था, वो गायब कर दिया गया। जो फिर क्योंकि वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए, तो जो चारों सूबाई वज़राए आला थे उन्होंने भी अपने अपनी सीट पर अपने आप को बिला मुकाबला मुंतखब करवाया, और उसके लिए उनको जो भी कुछ करना पड़ा वो उन्होंने किया। किसी को निकालना है निकाल दिया, किसी को हटाना था, गायब करवाना था, वो सब कुछ कर दिया। सो एडमिनिस्ट्रेशन को बुरी तरह से इस्तेमाल किया गया। लेकिन फिर केयर टेकर के अंदर यही 2 नंबरियां शुरू हो गई। फिर केयर टेकर के अंदर मजीद पैसे लगना शुरू हो गए। पहले यहाँ पर सेनेट के लिए पैसे चलते हैं, तो फिर सेनेट की सीटें मिलती हैं, कौमी असेंबली की सीट होती है, उसके लिए आपको टिकटों के लिए पैसे देने पड़ते हैं, सूबाई असेंबलियों के अलहदा देने पड़ते हैं, पार्टी फंड में दें, किसी को लगाएं। वो आपने सुनी होगी साकिब निसार के बेटे की और जो एक उनके दोस्त के दरमियान जो एक ऑडियो कॉल लीक हुई थी, और ये कोई नई बात नहीं हो रही, सेनेट के लिए तो आम बात है। तो केयर टेकर के लिए भी यही वाला काम शुरू हो गया। फिर अब जो सूरत हाल है वो केयर टेकर गवर्नमेंट हमने इतने अरसे देखी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी ज्यादतियां हुई है। तो फिर कम अज कम हुकूमत जो है वो कम अज कम हुकूमत जो है वो एक जिम्मेदारी तो लेना कि हमारे दौर के अंदर ये रिगिंग हुई है। और सियासी हुकूमत जो है, अमेरिका के अंदर इलेक्शन होता है नवंबर के अंदर, 8 नवंबर को नॉर्मली इलेक्शन हो रहा होता है वहां पर, और 17-18 जनवरी को जाके मुल्क जो है वो नए सदारती निजाम के तहत, नए सदर के तहत आता है, उसकी कैबिनेट अनाउंस होती है। इंडिया के अंदर कई महीने, 1.5 महीने बाद जाके इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हो रहा होता है, कंप्लीट आ रहा होता है। तो वो भी चल रहा होता है, वो सब कुछ भी हो रहा होता है, और गवर्नमेंट भी चलती रहती है। और फिर उस गवर्नमेंट के बाद जो नया इलेक्शन के रिजल्ट्स होते हैं उसके मुताबिक नई गवर्नमेंट भी आ जाती है। कभी जो है वो मैंने इलेक्शन कमीशन को हमने इतना तगड़ा कर दिया, उसमें कोई शक नहीं है, मगर उसके पास बेइंतहा पावर्स हैं। मगर उस बेइंतहा पावर्स का क्या करेंगे आप जब वो इलेक्शन रिगिंग में खुद मुलविस हो। जो डेनमार्क है उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ का, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का एक सब डिपार्टमेंट है, उसके अंदर भी रिगिंग, उसके बावजूद वहां रिगिंग नहीं होती, इतनी कोई पावर्स नहीं है। तो पाकिस्तान की जो यूनिक है कौम रसूल हाशमी जो है वो खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, तो खास है तरकीब में कौम पाकिस्तान।
इनको वैसे ही रिगिंग करने का शौक है, तो कम से कम ये केयर टेकर लगा के जो मंडियाँ लगती हैं, जो ट्रेडिंग होती है, उससे तो बेहतर है कि आप बगैर केयर टेकर सेटअप बनाएँ और फिर वो आप अलहदा से ज़लालत अलहदा से करें। वो मुझे अनवार काकड़ साहब कोई बुरे नहीं लगते, मगर एक उनका लेजिटिमेसी का क्राइसिस आखिरी दिन तक रहा। आखिरी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया से बातचीत थी, उसके अंदर भी एक सहाफ़ी ने उनसे कहा कि अब तो बता दें आपको कौन लेकर आया था, आपका नाम किसने तजवीज़ किया था, व्हिच इज़ अनफेयर टू एट वन लेवल कि भई अभी क्या बार-बार एक फ़िज़ूल बात, आपको पता तो है कहाँ से आया था, ज़रा उनका नाम लेकर दिखाए ना वो साफ़ी। वो नाम लेते हुए हम सारे डरते हैं। तो बात ये है कि ये सारी बातें होते हुए केयरटेकर सेटअप जो है वो एक अननेसेसरी एक अज़ाब है इस मुल्क के ऊपर। बेहतर ये है कि उससे जान मुकम्मल तौर पर छुड़ा ली जाए और मैं कंप्लीटली बैक करता हूँ, जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए, केयरटेकर सेटअप को ख़त्म कर देना चाहिए। मैं मुकम्मल तौर पर इन दोनों बातों से इत्तेफ़ाक करता हूँ। अगली दफ़ा देखते हैं कि इलेक्शन कैसे होते हैं और इनको एटीट्यूड्स अपने हमारे मुल्क के अंदर चेंज करने होंगे, लोगों को रिगिंग करना छोड़नी होगी। वो देखें कि कब होता है। अली वारसी को फ़िलहाल के लिए तो आप इजाज़त दीजिए, रिगिंग का हम आपको फिर बाद में बताएँगे। आदाब।